जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम गणेश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से 5वें पाठ जंतुओं में जनन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। आप देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वैसे जीव जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। और आपके सामने कौन कौन सा ऑप्शन है आप देखिए। पहला है जरायुज, बी अंडप्रजक, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है वह कहता है कि वैसे जीव जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, तो जो जीव अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो जीव अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडप्रजक और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अंडप्रजक। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आप देखिए स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, सजीव की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। और आपके सामने ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला पाचन, दूसरा परिसंचरण, तीसरा जनन और चौथा है श्वसन। तो सजीवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। जनन ही सजीवों का वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सजीव अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जनन। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। आप देखिए स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। और ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है। अमीबा, बकरी, हाइड्रा और है पुष्प। तो देखिए भिन्न भिन्न सजीवों में जनन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और उन्हीं में से एक है, उन्हीं जनन प्रक्रियाओं में से एक है मुकुलन। तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में जनन प्रक्रिया मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी हाइड्रा। चौथा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा किसमें जनन होता है। और ऑप्शन क्या क्या है। ए हाइड्रा, बी छिपकली, सी मकड़ी और डी है अमीबा। तो द्विखंडन का मतलब है कि वह जीव दो खंडों में बंट जाएगा, दो हिस्सों में बंट जाएगा। तो अमीबा जो होता है उसमें जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। जैसे अगर हम उसको समझना चाहें तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अमीबा है, उसमें एक इसका केंद्रक है। तो जब इस अमीबा का विखंडन होगा मतलब जनन होगा, तो यही अमीबा क्या होगा, पहले इस तरह से दो हिस्सों में बंटने का प्रयास करेगा और कुछ समय के बाद यही अमीबा जो है वह दो हिस्सों में बंट जाएगा, दोनों में केंद्रक इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही अमीबा आगे चल के दो हिस्सों में बंट गया। इसे ही हम लोग कहते हैं द्विखंडन विधि द्वारा जनन। तो इसका सही उत्तर होगा डी अमीबा। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव जरायुज है। और आपके सामने ऑप्शन है ए मुर्गी, बी कौवा, सी बत्तख और डी है मनुष्य। तो देखिए जरायुज का मतलब क्या हुआ। जरायुज का मतलब हुआ कि वैसे जीव जो अंडे नहीं देते हैं बल्कि अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मुर्गी है, कौवा है, बत्तख है, तो ये सारे जो जीव हैं ये अंडे देते हैं। और मनुष्य जो है वो अंडा नहीं देता है बल्कि वह शिशु को जन्म देता है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी मनुष्य। अब देखिए हम लोग बात करते हैं छठे प्रश्न की ओर। अब देखिए छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है, वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं। और ऑप्शन क्या क्या है। ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी गर्भाशय और डी युग्मनज। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो है वह शुक्राणु होता है। हम लोग कह सकते हैं कि नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं और यह वृषण से उत्पन्न होता है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी शुक्राणु। सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, मादा युग्मक अंडाणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं। और ऑप्शन क्या क्या है। ए वृषण से, बी अंडाशय से, सी उपयुक्त दोनों स्थानों से और डी
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो वृषण से क्या उत्पन्न होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होता है, और अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु उत्पन्न होता है, अंडाणु उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वृषण से शुक्राणु उत्पन्न हुआ और अंडाशय से अंडाणु। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि मादा युग्मक अंडाणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी, अंडाशय से। मतलब मादा युग्मक अंडाणु अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं, और आपके सामने ऑप्शन है ए युग्मनज, बी निषेचन, तीसरा सी अमीबा और डी जनन। तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। एक टेडपोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है, और ऑप्शन क्या क्या है, ए निषेचन, बी कायांतरण, सी रोपण और डी है मुकुलन। तो देखिए, एक टेडपोल मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से मेढक जब वयस्क रूप लेता है तो मेढक का जो शुरुआती रूप होता है जिसे हम लोग टेडपोल कहते हैं, तो टेडपोल जब वयस्क मेढक के रूप में बदलता है तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कायांतरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कायांतरण। 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, और ऑप्शन कौन कौन सा आपके सामने है। ऑप्शन है ए मादा शरीर के अंदर, बी मादा शरीर के बाहर, सी नर के शरीर में और डी नर के शरीर से बाहर। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं निषेचन की, तो निषेचन दो प्रकार के होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, तो इसका ए का 10 का जो उत्तर होगा ये होगा ए पहला, मादा के शरीर के अंदर, यह मादा के शरीर में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, ए 1, बी 2, सी 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस युग्मनज के बारे में कि यह युग्मनज क्या होता है। तो युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं यह जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि यह युग्मनज होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं युग्मक। तो देखिए, युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक होता है और एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक जो है वृषण से निकलता है जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक अंडाशय से निकलता है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। तो जब ये नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में संपर्क में आते हैं, मतलब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं युग्मनज, उसे कहते हैं हम लोग युग्मनज। और इस युग्मनज में जो केंद्रक की संख्या होती है वह कितनी होती है, एक होती है, इसमें एक ही केंद्रक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि युग्मनज में केंद्रकों की संख्या एक होती है, और इसका सही उत्तर होगा ए 1। चलिए हम लोग अब 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर। मछली में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मछली जो है, मछली में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। मछली एक विशेष समय में अंडोत्सर्ग करती है और वह अंडे को किसी घास वाले जगह या किसी पत्ते वाले जगह पर, जहाँ पर वह पानी से बहाव कम हो, वहाँ पर वह अंडे को देती है, और बाद में नर युग्मक वहाँ मिलता है, उसका निषेचन होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मछली में जो निषेचन होता है वह बाह्य निषेचन होता है। इसका उत्तर होगा बी। अब देखिए हम लोग देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है, युग्मनज विकसित होकर अंत में किसका निर्माण करता है, और ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है, युग्मक का, शिशु का, भ्रूण का और गर्भ का। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें निर्माण की प्रक्रिया की। तो सबसे पहले देखिए ये है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक।
नर युग्मक हम लोग किसे कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं। और मादा युग्मक किसे कहते हैं? अंडाणु को कहते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तब युग्मनज बनता है। ठीक है। अब युग्मनज कुछ समय के बाद भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है। और जब इस भ्रूण में शिशु की पहचान होने लगती है तब हम उसे कहते हैं गर्भ। और फिर यह गर्भ विकसित होकर के एक पूर्ण शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक नियत समय के बाद शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो युग्मनज है वह अंत में शिशु का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि शिशु का निर्माण करता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शन है अंडा, गर्भ, युग्मक और यह है निषेचन। तो जस्ट हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे हम लोग गर्भ कहते हैं और इसका उत्तर होगा बी, गर्भ। अब चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं, 15वें प्रश्न को। मानव भ्रूण का एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित होने में कितना समय लगता है? और आपके सामने ऑप्शन है लगभग 3 से 5 सप्ताह, लगभग 26 से 30 सप्ताह, लगभग 52 से 58 सप्ताह और लगभग 37 से 42 सप्ताह। तो देखिए, मानव भ्रूण को एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित होने में लगभग 37 से 42 सप्ताह का समय लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 37 से 42 सप्ताह। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नों को देखा और आज की वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद और आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग बल तथा दाब के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।